हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़ा नाइस की यहाँ पे PT 365 जो कि हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स की है। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग यहाँ पे इंडेक्स भी देख सकते हो कि फर्स्ट पेज हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ। तो लास्ट लेसन तक मिनिस्ट्री ऑफ कोल तक मैं कंप्लीट कर चुकी थी। आज स्टार्ट करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन सी स्कीम है। टोटल 6 स्कीम, यहाँ पे 5 स्कीम है, लेकिन कुछ और स्कीम्स भी यहाँ पे आपकी छोटी छोटी होती है। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टार्टअप इंडिया के साथ, फिर यहाँ पे CSS के साथ मेक इन इंडिया, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम एंड ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। प्रीवियस लेसन देखने के लिए बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। तो बात करते हैं हम लोग स्टार्टअप इंडिया के बारे में। देखिए, स्टार्टअप इंडिया आज की ये स्कीम नहीं है, बहुत पहले ही लाई गई थी जब बीजेपी सरकार पहली बार जीत के आई थी। ये तो सेकंड टेन्योर उनका चल रहा है, बट फर्स्ट टाइम वो जीत के आई थी तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्कीम्स लेकर आई थी। तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि स्टार्टअप इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले आप लोग समझ रहे हो कि स्टार्टअप कंपनीज होती है, यानी कि वो सारी कंपनीज जो कि आपकी कुछ न्यू आइडियाज़ के साथ स्टैंड लेती है, कुछ न्यू क्रिएटिविटी के साथ स्टैंड लेती है। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा ये बताया जा रहा है कि एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम हमारे कंट्री में ये बिल्डअप करना है, जिसमें कि इनोवेशन और स्टार्टअप्स हो हमारे कंट्री में। तो स्टार्टअप्स और इनोवेशंस को यहाँ पे और भी ज़्यादा फ्लरिश करने के लिए हमारे कंट्री में एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाने की प्रैक्टिस की जा रही है। और ये हमारा एक स्कीम इसी के लिए लाया गया है जिसका नाम है स्टार्टअप स्कीम। तो इस स्कीम की साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक्शन प्लान है। तो एक्शन प्लान यानी कि काम किस किस तरीके से किया जाएगा। तो बेसिकली 3 पिलर्स हैं, यानी कि 3 भाग में इस पूरे आपकी स्कीम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कि सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, यानी कि इस स्कीम में आपकी जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे सिंपल रखा जाएगा, हैंड होल्डिंग रखा जाएगा, यानी कि लोगों के हाथ में सारी चीज़ें आनी चाहिए। साथ ही फंडिंग सपोर्ट है और इंसेंटिव्स है, यानी कि यहाँ पे फंडिंग सपोर्ट भी होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट से देखने को मिलेगा कि फंडिंग भी यहाँ पे आपका प्रोविजन रखा गया है। साथ ही अगर जो भी यहाँ पे कंपनीज अच्छा काम करती है तो उनको इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा। थर्ड पिलर है इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, यानी कि इंडस्ट्री एकेडमिया का पार्टनरशिप पे भी ध्यान देना है और इंक्यूबेशन पे भी ध्यान देना है। और ये काम आपका किसके द्वारा किया जा रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और जिसको पहले यहाँ पे डिप भी कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके इस तरीके का आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रखा गया, जो कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। यानी कि ये पूरी तरीके से जो आपका यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस डिपार्टमेंट के तहत। तो यहाँ पे आपका 3 पार्ट में भाग डिवाइड किया गया। 3 पिलर्स है यहाँ पे। तो कमिंग टू द 3 पिलर्स, फर्स्ट पिलर इज दैट सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी रिज्यूम है आपका स्टार्टअप का, वो यहाँ पे आपका बेस्ड होना चाहिए सेल्फ सर्टिफिकेशंस के ऊपर। तो उसमें आपका सिंपल कंप्लाइंस हो, यानी कि मान लीजिए कि मेरे पास कुछ आइडियाज़ है, मैं यहाँ पे चाइल्ड सिक्योरिटी के ऊपर कुछ ऐप बनाना चाहती हूँ, और इस तरीके का यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसको कि मैं यहाँ पे एक इनोवेटिव तरीके से एक स्टार्टअप बनाना चाह रही हूँ। स्टार्टअप कहने का मतलब है कि मैं अकेले काम नहीं कर रही हूँ, मैं टीम वर्क कर रही हूँ। 4-5 लोग हैं जिसके साथ मैं मिलकर काम कर रही हूँ, और यहाँ पे अपने ऐप को डेवलप कर रही हूँ। और फिर जो ऐप से यहाँ मैं कमाऊँगी वो मैं अपने जितने भी एम्प्लॉयर्स होंगे उनको मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। ठीक है, इसी तरीके से और इस ऐप में और भी सिक्योरिटी ऐड करने के लिए, सारे फीचर्स ऐड करने के लिए मैं धीरे धीरे और भी एम्प्लॉयर्स को हायर करते जाऊँगी। तो इसमें एक प्रोविजंस क्या देखने को मिला कि मैं जॉब सीकर नहीं हूँ, मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैं अपने इनोवेशंस को खुद ही यहाँ पे आपका डेवलप कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे जॉब दे रही हूँ, और भी एम्प्लॉयर्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ, बंदे को मैं यहाँ पे रिक्रूट कर रही हूँ और उसको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिखा रही हूँ। स्टार्टअप में एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है कि आपको सीखने को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे क्या है कि लॉन्च ऑफ मोबाइल ऐप या फिर किसी भी तरीके का पोर्टल जो कि आप वेबसाइट वगैरह देखते हो, इसको यहाँ पे लॉन्च करना। स्टार्टअप इंडिया हब, यानी कि एक हब है जहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं और अपने वेरियस फेजेस दिखा सकते हैं डेवलपमेंट का। लीगल सपोर्ट होगा, यानी कि अगर मेरे इस तरीके के ऐप्स में और कोई भी तरीके का अगर यहाँ पे गड़बड़ी होती है तो मुझे यहाँ पे कानून की तरफ से सपोर्ट भी दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक यहाँ पे पेटेंट एग्जामिनेशंस होगा, वो भी रिड्यूस्ड कॉस्ट में। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि मैं एक चाइल्ड सिक्योरिटी ऐप लेकर आती हूँ, यानी कि जो बच्चे घर से निकलते हैं, घर से निकलने के बाद स्कूल जाते हैं, तो माँ बाप को ये नहीं पता होता है कि वो बच्चे जिस बस में बैठे क्या वो बस स्कूल में कितने देर में पहुँची, क्या हुआ नहीं हुआ, कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि बच्चे मोबाइल लेके थोड़ी जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे जो भी पेरेंट्स होंगे वो इनको ट्रैक करेंगे, अपने बच्चे को लाइव ट्रैक कर पाएंगे इस ऐप में कि हाँ बस कितने देर में स्कूल पहुँच रही है, बच्चे क्लासरूम पहुँचे कि नहीं, बच्चों का अटेंडेंस लगा कि नहीं, पूरे 30 दिन में कितने दिन बच्चे जो है अटेंडेंस यहाँ पे दिए। तो मान लीजिए कि इस तरीके का मैं ऐप बनाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे पेटेंट चाहिए, क्योंकि पेटेंट तो हर एक चीज़ के लिए मिलता है, कुछ भी आप नया यहाँ पे इनोवेट करोगे तो उसके लिए पेटेंट दिया जाता है। जैसे कोविड-19 के लिए अभी कोई भी वैक्सीन लेकर आ जाए तो उनको पेटेंट दिया जाएगा। और पेटेंट कहने का मतलब है कि मैं
जितना दाम लगा सकूँ ये मेरे ऊपर है। मैंने जितना यहाँ पे इनपुट लगाया, यानी कि ऐप डेवलप करके मैंने डेवलपर को कितना मुझे डेवलपर को कितना देना पड़ा, मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए कितना खर्च की हूँ, मैं यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कितना खर्च की हूँ, पेमेंट गेटवे के लिए कितना खर्च की हूँ। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है मैं अपना पेटेंट लगा सकती हूँ कि इस ऐप को अगर आप लोग को लीगली परचेज करनी है तो इसकी ये कॉस्ट है, ठीक है। तो कम दाम में यहाँ पे जो है आपका पेटेंट एग्जामिनेशन भी किया जाएगा। रिलैक्स्ड नॉर्म्स होंगे। अगर यहाँ पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट होगा स्टार्टअप्स का तो उसके लिए भी नॉर्म्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा ईज रखा जाएगा। फास्टर एग्जिट है, यानी कि यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए जो है ना मार्केट में आने के लिए आपका बहुत ही फास्टर एग्जिट रखा जाएगा। सेकंड यहाँ पे पिलर्स है फंडिंग, सपोर्ट और इंसेंटिव्स। इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है ये देख लेते हैं। फंड फॉर स्टार्टअप्स है, ये आपका सेटअप किया गया है जिसमें कि आपका 10,000 करोड़ यहाँ पे आपका कॉर्पस रखा गया है और जिसको मैनेज कौन करती है तो सिड भी करती है। सिड भी एक तरीके का बैंक है। गवर्नमेंट की पार्टिसिपेट्स आप देखोगे वो भी कैपिटल ऑफ सेबी में, जो कि रजिस्टर किया गया है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको कि हम लोग डॉटर फंड भी कहते हैं। और इसमें क्या है कि आपका इन्वेस्ट जो किया जाता है इंडियन स्टार्टअप में वो किसके थ्रू किया जाता है तो इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। साथ ही साथ यहाँ पे गारंटी, आपका क्रेडिट गारंटी फंड भी है स्टार्टअप्स का, वो भी किससे है तो यहाँ पे आपका सिड भी से है। तो क्रेडिट जो है यहाँ पे दिया जाएगा, जैसे कि मुझे अपना जो है इस कंपनी को सेटअप करना है इस ऐप के थ्रू, तो यहाँ पे क्या होगा कि मुझे पैसे की ज़रूरत होगी, फंड की तो ज़रूरत होगी, बिना फंड के तो कोई भी आइडिया यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होती है। तो इसके लिए क्या है कि मुझे सिड भी के थ्रू जो है क्रेडिट गारंटी फंड दिया जाएगा, यानी कि एकदम से यहाँ पे गारंटी है कि मुझे फंड मिलेगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशंस। देखते हैं स्टार्टअप कंपनीज जो मैं यहाँ पे सेटअप की हूँ उसमें किस तरीके का मुझे टैक्स से छूट मिलेगा। कैपिटल गेन, यानी कि मान लीजिए कि आउट ऑफ सेल जो रेसिडेंशियल हाउस है या फिर प्लॉट है जहाँ पे मैंने अपनी जो है कंपनी को सेटअप किया है, तो उसकी कैपिटल गेन जो यहाँ पे आपके अराइज हो रही है, अगर अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है जो भी एलिजिबल स्टार्टअप में, वो भी एसेट को परचेज करने के लिए, तो सबसे पहला टैक्स एग्जेम्पशंस कहाँ है तो कैपिटल गेन में। मान लीजिए कि मैंने कहीं पे कोई भी जगह पे वहाँ पे अपनी कंपनी को सेटअप कर दिया और यहाँ पे जो भी अमाउंट मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हूँ वो किस में है तो एलिजिबल जो भी यहाँ पे स्टार्टअप है, जो कि यहाँ पे कुछ स्टार्टअप एलिजिबल होते हैं कि वो अपने एसेट को परचेज कर सकते हैं। तो उस तरीके के स्टार्टअप्स को क्या है ना कि अगर उनका कोई भी तरीके का कैपिटल गेन हो रहा है उस जगह पे, उस रेसिडेंशियल हाउस के बेचने से, तो उस पर यहाँ पे जो है टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए कि मुझे जो है कहीं भी एसेट खरीदना है, मैं कहीं और बेंगलोर में जाकर वहाँ पे कोई भी ज़मीन खरीदी, वहाँ पे मैं अपनी बिल्डिंग बनाऊंगी और उसी में मैं अपनी जो है कंपनी इस्टेब्लिश करूँगी। तो यहाँ पे अगर मैं आज दिल्ली में हूँ तो दिल्ली की जो मेरी यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउस है मैं इसको बेच देती हूँ, तो इसको बेचने में भी टैक्स वगैरह लगता है। लेकिन मेरी यहाँ पे जो कंपनी है वो एलिजिबल हो चुकी है स्टार्टअप की, अब मैं कहीं भी एसेट खरीद सकती हूँ। तो अगर मैं बेंगलोर में एसेट खरीद रही हूँ और यहाँ की रेसिडेंशियल हाउस को बेच रही हूँ तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सेकेंड है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि अगर मैं कोई भी फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया, तो इसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है ना, यानी कि कोई भी मैं यहाँ पे कैपिटल गेन कर रही हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है टैक्स नहीं लगेगा। थर्ड यहाँ पे इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव ईयर यानी कि 7 ईयर्स जब से मैं अपने कंपनी को सेटअप की हूँ उसके फर्स्ट जो 3 ईयर्स है जितना मैं अर्न करती हूँ उसके ऊपर जो है टैक्स नहीं लगेगा। और फोर्थ वन इज़ एंजल टैक्स। एंजल टैक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में भी बहुत था। इसमें क्या है कि ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू जो भी स्टार्टअप की है उसके इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे एंजल टैक्स लगता है। इस न्यू रूल्स के अंदर क्या था कि ओवरऑल जो कंसिडरेशंस है, यानी कि जो भी यहाँ पे स्टार्टअप के द्वारा जो आपका शेयर इशू किया जा रहा है उसको इंक्रीज़ किया गया है 25 करोड़ जो, और यहाँ पे पहले कितना था 10 करोड़, तो ये लिमिट आपका बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब जो है स्टार्टअप भी यहाँ पे अगर कुछ शेयर इशू करना चाहती है तो वो 25 करोड़ तक यहाँ पे शेयर इशू कर सकती है। साथ ही यहाँ पे जो शेयर इशू कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे फेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें ये एंजल टैक्स लगता था, तो अब एंजल टैक्स से भी यहाँ पे आपका जो है छुटकारा हो गया। तो 4 तरीके के गेन से यहाँ पे छुटकारा है, वो भी यहाँ पे हमारे स्टार्टअप्स को। इंडिया यहाँ पे फोर्थ है इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, तो ये थर्ड पिलर है जिसमें कि आपका जो भी स्टार्टअप है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो भी स्टार्टअप, तो वो यहाँ पे अगर इनोवेशन अपनी दिखा रही है, कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। साथ ही साथ अटल इनोवेशन मिशन यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया था, जिसमें कि अटल इनोवेशन आपका जो है टिंकरिंग लैब लगाया गया कि कोई भी इनोवेशन करना है आपको, जैसे कोई भी हर एक आइडिया होता है, आपके माइंड में भी कुछ डिफरेंट आइडिया होगा, जैसे मेरे माइंड में ये आइडिया है चाइल्ड सिक्योरिटी ऐप को लेकर, तो हर एक जगह जो है आपका इनोवेटिव आइडिया होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना है आपको।
तो उसके लिए यहाँ पे सरकार जो है ना अटल इनोवेशन मिशन लेकर आई थी। ये हम लोग जब मुझे लगता है कि जून मंथ की योजना मैगजीन डिस्कस कर रहे थे तब मैं यहाँ पे इसके बारे में बताई थी। फिर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो इंटरप्राइजेस है उसको भी हार्नेस करना है कि वो यहाँ पे इंक्यूबेटर्स को सेटअप करें, साथ ही साथ सेट करना है, यानी कि यहाँ पे 7 न्यू रिसर्च पार्क भी बनाना है, जो कि यहाँ पे आपका कहाँ होगा तो IIT मद्रास में। एनुअल जो इंक्यूबेटर ग्रैंड चैलेंज है इसमें क्या है कि गुड प्रैक्टिस जो यहाँ पे इंक्यूबेटर में होगा। कहने का मतलब है कि जो नए नए लोग हैं जो अपने इनोवेशंस को जो है सच में अपना स्टार्टअप खोलना चाहते, तो उस तरीके के लोगों में जो है इस तरीके का एक एनुअल यानी कि ईयरली जो आपका इंक्यूबेटर ग्रैंड चैलेंज है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टार्टअप को जो है यहाँ पे डेफिनेशंस क्या रखा गया है। कोई भी एलिजिबल स्टार्टअप जो कि यहाँ पे आपका एक है जिसको रजिस्टर किया गया है गवर्नमेंट के साथ और इनकॉर्पोरेट किया गया है लेस देन 10 ईयर्स, यानी कि वो आए हुए जो है ना 10 साल से भी कम हो गए। पहले ये 7 ईयर्स था, यानी कि 7 ईयर्स से कम हुआ होगा उनका, लेकिन अब यहाँ पे 10 साल से कम होना चाहिए। और टर्नओवर जो है ना वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस पीरियड में। और पहले ये 25 करोड़ था, लेकिन अब ये जो है आपका 100 करोड़ नहीं होना चाहिए। तो ये एंटिटी को आपको देखना चाहिए कि इस एंटिटी में क्या क्या यहाँ पे बातें होनी चाहिए। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या फिर लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप हो, इनकॉर्पोरेट हो, ये आपका 1 अप्रैल 2016 के बाद बट बिफोर 1 अप्रैल 2021 के पहले, प्रोडक्ट और जो सर्विस है और प्रोसेसेस है वो यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड हो, और इसमें जो है आपका पोटेंशियल जो है वो कमर्शियलाइज करने का हो, यानी कि आप इसको कमर्शियलाइज कर सको अपने प्रोडक्ट को। सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंटल वैल्यू हो, यानी कि कस्टमर्स की और जो वर्क फ्लो है ना उसकी वैल्यू जो है बहुत ही ऐसी हो कि वो यहाँ पे फास्टर तरीके से ग्रोथ हो सके। तो इसको यहाँ पे कहा गया है स्टार्टअप। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आपकी यहाँ पे स्कीम है जो कि है चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पे जो आपका सेक्टोरल और जो क्रॉस कटिंग इश्यूज़ है जैसे कि रेगुलेटरी रिफॉर्म, सर्विस स्टैंडर्ड, डेटा प्रोटेक्शन, तो ये सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा। यहाँ पे इनोवेशन को प्रमोट करना है जिससे कि कॉम्पिटिटिवनेस और जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पे इन्हांस हो सके। सर्विस एक्सपोर्ट को यहाँ पे बूस्ट करना है, साथ ही स्किल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि चैंपियन सर्विस सेक्टर्स स्कीम है, यानी कि सर्विस सेक्टर पे यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा। सर्विस सेक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली ये सेंट्रल सेक्टर होगी। अम्ब्रेला स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की, जो कि 2019 से 2024 तक के बीच में 5 साल का यहाँ पे गैप है, 5 साल का यहाँ पे टारगेट है। 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर्स है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है और उनके प्रमोशन पे फोकस किया जाएगा, जैसे कि आपका IT हो गया, टूरिज्म हो गया, लीगल सर्विस हो गया, फिनेंशियल सर्विस, बेसिकली वो सारे यहाँ पे आपके सेक्टर्स को देखा जा रहा है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है। मिनिस्ट्री और जो डिपार्टमेंट्स है वो ये सारे सेक्टर्स से जो भी कंसर्न है उनको भी यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है कि वो एक्शन प्लान को फाइनलाइज करे और इम्प्लीमेंट करे, जिससे कि चैंपियन सर्विस सेक्टर्स में उनको यहाँ पे आइडेंटिफाइड किया जा सके। उसके बाद ये जो आपके रिस्पेक्टिव है, यानी कि आप लोग देखो कि जो रिस्पेक्टिव लाइन मिनिस्ट्रीज़ है, डिपार्टमेंट है, उनको भी यहाँ पे फाइनलाइज किया जाएगा कि वो यहाँ पे जो भी मैकेनिज्म है उनको मॉनिटर करे और इम्प्लीमेंट करे, वो भी यहाँ पे पूरे गाइडेंस जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज़ के अंडर में है। एक डेडिकेटेड फंड है 5000 करोड़ का, तो इसको भी प्रपोज किया गया है जिसके थ्रू सपोर्ट आपकी जो इनिशिएटिव है उसको इस्टेब्लिश कर सके सेक्टोरल एक्शन प्लान जो कि चैंपियन सेक्टर्स का है। ओके, तो ये पूरी तरीके से ध्यान रखना आपका कि यहाँ पे जो आपका फंडा है ये आपका क्या चीज़ किस चीज़ के लिए, तो सर्विस सेक्टर्स के लिए यहाँ पे इसको प्रमोट करने के लिए। और सर्विस सेक्टर्स में टोटल जो है 12 आपकी चैंपियन सर्विस सेक्टर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, और इसमें से आपके डिफरेंट फील्ड के, तो डिफरेंट फील्ड के जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है वो यहाँ पे देखेंगे कि उनकी यहाँ पे जो फील्ड है वो किस तरीके से काम कर रही है। मेक इन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये है। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें अपनी कंट्री में जो है ना इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में और यहाँ पर डिज़ाइन में, इनोवेशन में। एक ग्लोबल हब अपने कंट्रीज़ को बनाना है। जैसे हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो उसके पीछे लिखा रहता है मेड इन चाइना, लेकिन अब हमें ऐसी चीज़ों को खरीदना है जिसके पीछे लिखा हो मेक इन इंडिया। ओके, इंडिया में बनी हुई चीज़ों को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। हमें जो है अपने यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं उसको बूस्ट करना है। तो यहाँ पे जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है इसमें 4 पिलर्स हैं। पहला है कि न्यू प्रोसेस, यहाँ पे जो है हमें रिकॉग्नाइज करना होगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, और वो भी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को लेकर, जिसके थ्रू हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे प्रमोट कर सके। यानी कि वैसे लोगों को जो कि यहाँ पे अपना इनोवेशंस करना चाहते हैं, अपनी यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे जो है प्रमोट करना है। साथ ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। ये एक आपका रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है, और लगातार यहाँ पे 2015 से आपको देखने को मिलेगा कि हमारी रैंक जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। तो हमारे यहाँ बिजनेस अच्छा हो सके इसके लिए हम लोग इसके
बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना है, यानी कि यहाँ पे एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है जो भी हमें जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए ज़रूरत हो। जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगाना है, स्मार्ट सिटीज़ हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हाई स्पीड कम्युनिकेशंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। थर्ड वन है कि न्यू सेक्टर्स हो, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसको भी ओपन अप करना चाहिए डिफेंस प्रोडक्शंस में, इंश्योरेंस में, मेडिकल डिवाइस में, कंस्ट्रक्शंस में और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में। साथ ही न्यू माइंडसेट होनी चाहिए, जो अब तक चलते आ रहा है वो नहीं चलेगा, कुछ अलग तरीके से सोचना होगा, कुछ अलग तरीके से करना होगा। इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल बनाया जाएगा जो कि डेडिकेटेड होगा मेक इन इंडिया कैंपेन्स में, और इसको 2014 में ही बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी इन्वेस्टर्स है उनको असिस्ट करना है कि वो यहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल लेकर आए, हैंड होल्डिंग सर्विस होनी चाहिए, वो भी पहले के जितने भी इन्वेस्टमेंट फेजेस है, एग्जीक्यूशन है, और यहाँ पे आफ्टर केयर सपोर्ट भी दिया जाएगा। काम किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, जो कि एक्शन प्लान को कोऑर्डिनेट करी है 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। वहीं अगर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की बात करें तो वो यहाँ पे 12 सर्विस सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, डिपार्टमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि कौन सी डिपार्टमेंट कौन से काम में कौन सी डिपार्टमेंट यहाँ पे काम कर रही है। नेक्स्ट आते हैं ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। देखिए टाइम बहुत कम है और बहुत सारी चीज़ों को कवर करनी है। इफ़ यू थिंक दैट आई एम लिटिल फास्ट, तो आप लोग जो है अपनी जो यूट्यूब में आपकी सेटिंग्स है उससे आप लोग जो है अपने मेरे वॉइस को आप लोग स्लो करके आराम से सुन सकते हो, बट आप लोग को फिर भी प्रॉब्लम है, तो मैं अगर स्लो पढ़ाऊँगी तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमारी जो कवरेज है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ओके, तो रिमोट आप लोग के हाथ में है, मेरी वॉइस को स्लो कर सकते हैं, अगर आप लोग को लगता है कि मैं स्लो बोल रही हूँ तो फास्ट कर सकते हैं, एज़ यू विश। सो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे बात की जा रही है कि हमें एक्सपोर्ट स्कीम के लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आना है, यानी कि ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में होनी चाहिए। इंडिया में जो सबसे बड़ी कमी है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बहुत ही ज़्यादा बुरी है हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए एक्सपोर्ट जो कॉम्पिटिटिवनेस है इसमें क्या करना होगा कि हमारी जो गैप है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको तो पहले कम करना है। और कम कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर सकते हैं, फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्या क्या प्रोजेक्ट है उसको देख सकते हैं, क्वालिटी और जो सर्टिफिकेशन मेजर्स है उसको हम लोग यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। सैलेंट फीचर्स क्या क्या रखा गया, यहाँ पे ये रखा गया है कि हम लोग को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, यानी कि अच्छा खासा आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हम लोग बात तो करते हैं कि हम लोग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बट उसके लिए सबसे पहले जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देना होगा, पैसे की मदद करनी होगी, पैसे लगाना होगा, खर्च करना होगा, तभी तो हम लोग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएंगे। साथ ही साथ जो भी एग्जिस्टिंग यहाँ पे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अपग्रेड करना ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है हमारी, जैसे कोई भी सामान को हम लोग दूसरे कंट्री में बेचते हैं तो उसको लिंक कर सके। कैसे कैसे लिंक करना है, बॉर्डर हाट आप लोग देखते हो कि जो हमारी यहाँ पे नेबरिंग बॉर्डर है, जैसे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ, यहाँ पे चाइना के साथ, साथ ही साथ यहाँ पे बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, तो यहाँ पे बॉर्डर में क्या आपको देखने को मिलेगा ना कि बॉर्डर हाट लगता है। बॉर्डर हाट कहने का मतलब है कि बांग्लादेश में ये बहुत ज़्यादा है, 4 बॉर्डर हाट है। तो उसमें क्या होता है कि बॉर्डर के आसपास लगे हुए जो लोग होते हैं ना वो अपने हिसाब से जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, हाथों से जो भी चीज़ वो बनाते हैं, तो उसको वो बॉर्डर में आकर वो यहाँ पे बेचते हैं, ट्रेड करते हैं। यानी कि पाकिस्तान के, मान लीजिए कि इंडिया के कुछ बॉर्डर के अगल बगल लोग जो रहते हैं वो अपने तरीके से कुछ बनाते हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर में कुछ लोग रहते हैं वो अपने तरीके से कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो यहाँ पे बॉर्डर में छोटी सी मार्केट लगाते हैं जिसको कि यहाँ पे बॉर्डर हाट कहा जाता है। कोल्ड चेन है, यहाँ पे आपकी सामानें वगैरह को रखा जाता है। ड्राई पोर्ट्स है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट लिंकेज को बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट हमारे कंट्री में रहेगा तो हमारे यहाँ जो है कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ पाएगी। कोल्ड चेन को यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चर करना है, क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ स्टोरेज की बहुत ज़्यादा कमी है। इवन हम लोग फूड ग्रेन्स को भी सही तरीके से स्टोर करके नहीं रख पाते, तो हमारे यहाँ जो भी सरप्लस फूड ग्रेन्स होती है वो लंबे समय तक टिक नहीं पाती है, टाइम से पहले ही वो सड़ गल जाती है, जिससे कि हमें बहुत ह्यूज नंबर पे लॉस होता है। तो ये ना हो इसके लिए हम लोग को कोल्ड चेन बेटर यहाँ पे बनाना होगा। साथ ही सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, कमोडिटीज़ यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटीज़ है, एपेक्स ट्रेड यहाँ पे बॉडीज़ है जो कि यहाँ पे आपकी रिकॉग्नाइज़ की जाती है एग्जिम पॉलिसी के तहत, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और ये सारी एलिजिबल है कि वो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करे इस स्कीम के लिए। तो इस स्कीम में कितनी यहाँ पे आपका फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो ये भी आप देख सकते हो कि किस किस एजेंसीज़ के द्वारा जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग की बात करें तो वो भी यहाँ पे ग्रांट इन एड के फॉर्म में देंगे, यानी कि ग्रांट इन एड आप जानते हो कि यहाँ पे आपका स्टेट्स को ग्रांट दिया जाता है, प्रोजेक्ट को ग्रांट दिया जाता है, जितना भी उनको रिक्वायरमेंट होता है तो उस तरीके से यहाँ पे दिया जाएगा। 50% जो है टोटल इक्विटी ऑफ प्रोजेक्ट जो है उसमें यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे आपका असिस्टेंस दिया जाएगा।
नेक्स्ट कम टू द स्कीम दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। तो इसमें क्या क्या बात की जा रही है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है, अब तो हम लोग ट्रेड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही लिए, अब उसके लिए ट्रांसपोर्ट भी करना है, मार्केटिंग असिस्टेंस होनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। ये स्कीम्स उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है इंडिया में। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि असिस्टेंस प्रोवाइड होना चाहिए, इंटरनेशनल कंपोनेंट जो कि फ्रेट की है, मालगाड़ी की है, साथ ही यहाँ पे मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की है। तो हमें क्या करना है कि असिस्टेंस प्रोवाइड करना है कि हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस हो रही है उसको हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकें। सारे एक्सपोर्टर्स और जो ड्यूली रजिस्टर्ड है उनको यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होता है, जैसे कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। तो वो एलिजिबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं कि वो इस स्कीम के अंदर लाकर जो है वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही एक्सपोर्ट कैटेगरी अगर हम लोग देखें जो कि यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो है उसका अपना ही एक्सपोर्ट पॉलिसी होता है, तो वो उसी की तर्ज पे चलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंट भी आपका रखा गया है। एक्सपोर्ट जो कि आपका ट्रांसशिपमेंट में हो रहा है, जैसे कि एक्सपोर्ट जो है आपका कोई ओरिजिनेट हो रहा है थर्ड कंट्री में बट ट्रांसशिप्ट हो रहा है इंडिया से। मान लीजिए कि बांग्लादेश में कोई आपका प्रोडक्ट यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, उसको यहाँ पे अफगानिस्तान जाना है, तो वो यहाँ पे इंडिया को क्रॉस करते हुए अफगानिस्तान जा रही है, तो ये यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट कैटेगरी में आपका नहीं रखा गया है। एक्सपोर्ट जो भी गुड्स यहाँ पे कोरियर के थ्रू हो रहा है या फॉरेन पोस्ट के थ्रू हो रहा है, यानी कि ई कॉमर्स को इस्तेमाल करते हुए, तो इसको भी इस कैटेगरी के अंदर नहीं रखा गया है। ठीक है, तो हल्का फुल्का रखना आपको समझना होगा कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन सी स्कीम है, क्या क्या रखा गया है कैटेगरी। फर्दर उतना आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पर तो मैं स्पेशल फोकस करके आपको बताती हूँ, लेकिन हल्का फुल्का आइडिया आपको हर एक स्कीम के बारे में होना चाहिए। कुछ और स्कीम देख लेते हैं, छोटे छोटे स्कीम है जो कि आपके बीच बीच में आते रहते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम, वो भी किसके लिए, तो यहाँ पे आपका प्लांटेशन क्रॉप के लिए, यानी कि जो क्रॉप्स वगैरह है उनके लिए रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम लाया गया है। यहाँ पे क्या है, जितने भी प्लांटेशन ग्रोअर है, तो प्लांटेशन क्रॉप हम लोग किसको कहते हैं, जैसे कि आपका टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, कार्डेमम है, टोबैको है, तो इनको हम लोग प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी दो तरीके के वेदर के रिस्क से, जैसे कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पे जब एडवर्स वेदर पैरामीटर होती है, ख़राब कुछ वेदर नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती है, तो इस तरीके के जो आपकी प्रोडक्शंस है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, लॉस देखने को मिलता है। तो इससे क्या है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर दूसरी कौन सी प्रॉब्लम है, तो पेस्ट अटैक, जैसे कि आप लोग देखे हो कि लोकस्ट अटैक बहुत ज़्यादा है। तो हालांकि ये सारे पौधों में नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जो पेस्ट अटैक होते हैं उससे भी यहाँ पे ह्यूज लॉस देखने को मिलता है। इससे क्या हो रहा है कि इनकम यहाँ पे लॉस हो रही है, यानी कि जो भी यहाँ पे इंक्लूड है, फार्मर्स इंक्लूड है इस तरीके के प्लांटेशन क्रॉप में, तो उनकी इनकम यहाँ पे लॉस हो जाती है। इसको इम्प्लीमेंट किया गया है पायलट बेसिस में, यानी कि कुछ जगहों पे ही इसको आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, वो भी 2 साल के लिए। सितंबर 2016 से लेकर यहाँ पे आपका 2018 तक चलाया गया है, और 8 डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आसाम, सिक्किम, तमिलनाडु में। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड है रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाइज। तो ये है क्या, रिबेट देना, यानी कि जो स्टेट और सेंट्रल टैक्स और जो लिवाइज स्कीम है इसमें रिबेट देने की बात की गई है, जो कि प्रेजेंट आप देखोगे कि ये अवेलेबल किस में है, अगर गारमेंट्स और मेडअप्स का जो एक्सपोर्ट होता है, यानी कि कपड़े का यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें यहाँ पे आपका रिबेट भी दिया जाता है। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है फेज़ मैनर में। ये जो स्कीम है, ये पहले की जो आपकी स्कीम है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो कि इंडिया से हो रही है, तो इसको यहाँ पे रिप्लेस किया गया है इस स्कीम के साथ। और ये अब क्या है ना कि इस न्यू स्कीम में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ रीइम्बर्समेंट भी किया जा रहा है ड्यूटीज़ का, वो भी एक्सपोर्ट इनपुट पे, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, वो भी कैसे, तो ये आपका फ्रीली ट्रांसफरेबल स्क्रिप्स में, यानी कि स्क्रिप्स जो है एक तरीके का आपका इंसेंटिव्स होता है, जो कि यहाँ पे जब आप लोग ड्यूटीज़ पे करते हो ना, तो उस समय ये यूज़ होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं स्कीम्स फॉर रिमीशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक न्यू स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया इनके द्वारा, जो कि रिमीशन यानी कि छूट दिया जाएगा ड्यूटीज़ में और टैक्सेस में, वो भी यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में। तो ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारी जो यहाँ पे प्रोडक्ट की जो यहाँ पे प्रोडक्शंस हो रही है, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सके, दूसरे कंट्रीज़ में वो अच्छे तरीके से जा सके। जैसे कि यहाँ पे कुछ ड्यूटीज़ और टैक्सेस लगाई जाती है, तो वो सारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हो जाते हैं। तो कैसे महंगे होते हैं, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स लगा दिया गया, कोल के ऊपर कोल टैक्स लगा दिया गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर मंडी टैक्स लगा दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़ लगाई जाती है, फ्यूल जो भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, तो ये सारे जगह पे इन सारे चीज़ों पे जो है आपका टैक्स या ड्यूटीज़ लगा दिया जाता है। तो इस स्कीम के अंदर क्या रखा गया है कि यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसमें टैक्स और ड्यूटीज़ को कम किया जाएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो ये आपका लॉन्च किया गया था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 के बीच में। पहले की जो स्कीम थी सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम, उसको रिप्लेस किया गया है। इस स्कीम में क्या है कि सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा जो भी इंडिया में लोकेटेड है, इंस्टेड इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो इस स्कीम में आपका यही है कि सर्विस एक्सपोर्ट का ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। तो ये क्या है कि यहाँ पे जो आपका इंपोर्ट है, यानी जो कैपिटल गुड है उसको जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं प्री प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पे जीरो कस्टम ड्यूटी है। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जो जेनरिक मेडिसिन बनती है, जेनरिक मेडिसिन बनाने के लिए भी जो यहाँ पे आपकी रॉ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग 70% तक जो इम्पोर्ट करते हैं वो चाइना से करते हैं। तो इससे क्या है कि जब तक हम लोग चाइना से यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है जेनरिक मेडिसिन को बना नहीं सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसी चीज़ को ये रखा गया है कि एक्सपोर्ट प्रमोशंस के लिए क्या है कि हम लोग को कैपिटल गुड्स का जो है यहाँ पे इंपोर्ट भी अलाउ करना है, वो भी कितना, तो ज़ीरो ड्यूटी कस्टम में, यानी कि यहाँ पे कोई भी ड्यूटीज़ वगैरह नहीं लगाना है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि निर्यात बंधु स्कीम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2009-14 में इसको आपका अनाउंस किया गया था, जिसमें कि मेंटरिंग है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो एंटरप्रेन्योरशिप है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो उसको यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा। ईबीज है, अगेन ये भी न्यूज़ में था। इसमें क्या है कि 24/7 आपका ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम होगा, जिसमें कि आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा एफिशिएंट तरीके से और कॉन्वीनियंट तरीके से, और वो भी इन्वेस्टर्स को, बिजनेस को। तो ईबीज है, यानी कि यहाँ पे बिजनेसमैन या फिर कोई भी इन्वेस्टर्स अगर कुछ भी यहाँ पे आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस अगर मोड चाहते हैं तो उनको यहाँ पे 24/7 ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अवेयरनेस, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि आपने अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके अगर कुछ भी यहाँ पे आपने इनोवेट किया है तो उसकी राइट्स आप लोग को दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसका एम यही है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस लेकर आना, यानी कि स्टूडेंट है, यूथ्स है, आर्टिस्ट है, ऑथर है, बिल्डिंग इन्वेस्टर्स है, प्रोफेशनल्स है, तो उनको इस तरीके का जो है ना अवेयरनेस लेकर आना कि उनको इंस्पायर करना कि वो अपने खुद के जो आइडियाज़ है, इनोवेटिव आइडियाज़ है, उनको बनाए, इनोवेट करे, प्रोटेक्ट करे अपने क्रिएशंस को, इन्वेंशंस को, वो भी इंडिया में। तो इसलिए इसको लाया गया है। और ये जो काम किया गया है, लॉन्च किया गया है, ये सेल्फ और आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट के द्वारा किया गया, जो कि ये किसके डिपार्टमेंट के अंदर आती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप, यानी कि एक तरीके का मॉनिटरिंग ग्रुप आपका बनाया गया है, जिसमें कि जो भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो पब्लिक, प्राइवेट और पार्टनरशिप मोड में भी प्रोजेक्ट है, तो इसको वो यहाँ पे अप्रूवल देगी, फास्ट ट्रैक करेगी कि अगर इस तरीके का पीपीपी मोड में अगर कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है तो DPIIT जो है ये मैंडेट किया गया है कि ये नोडल बॉडी है जो कि पीपीटी से होने वाले जितने भी ट्रिपल पी से होने वाले जितने भी प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे अप्रूवल दिया जाएगा। इसी के साथ इन्वेस्ट इंडिया है, जो कि यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है, जो कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प करेगी कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखेंगे और ऑप्शंस को देखेंगे इंडिया में। इंटीग्रेट टू इनोवेट प्रोग्राम बहुत ही सही है कि इनोवेट करने के लिए जो है ना सबसे पहले हम लोग को इंटीग्रेट होना होगा, एक साथ होना होगा। इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो ये आपका डिप के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंदर है। ये एनर्जी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है और उसके साथ जो है इंटीग्रेट टू इनोवेट प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये 3 महीने का कॉर्पोरेट एक्सेलरेशन प्रोग्राम है, वो भी एनर्जी स्टार्टअप्स के लिए। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी यहाँ पे स्टार्टअप सेलेक्ट होगा उसको यहाँ पे कैश प्राइस दिया जाएगा 5 लाख पर स्टार्टअप के लिए। ओके, तो ये ध्यान रखना है, स्टार्टअप का आपको कहीं भी अगर ऐसे वगैरह लिख रहे हो, आंसर राइटिंग लिख रहे हो, तो उसमें ये स्कीम आप इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म। सो व्हाट इज दिस? इन्वेस्ट इंडिया यानी कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इस तरीके का डिफरेंट तरीके का आपका यहाँ पे स्कीम लाया गया है। और ये है आपका कि प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स के लिए, जिससे कि बिजनेस को और इन्वेस्टर्स को हम लोग हेल्प कर सके, रियल टाइम अपडेट्स दे सके कि इंडिया की एक्टिव रिस्पॉन्स क्या है कोविड-19 के लिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म आपका लाया गया है कोविड-19 के तर्ज पर रखा गया है। फिर है स्वायत्त इनिशिएटिव। सो व्हाट इज़ दिस स्वायत्त की फुल फॉर्म आप देखोगे, स्टार्टअप विमेन यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शंस। तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए ये आपका जो लाया गया है डिफरेंट की होल्डर्स के साथ यहाँ पे लाया गया है, जैसे कि यहाँ पे इंडियन एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स भी है। ठीक है, तो ये स्वायत्त इनिशिएटिव भी याद रखना है, इंटीग्रेट टू इनोवेट प्रोग्राम भी याद रखना है, और इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस कम्युनिटी प्रोग्राम भी याद रखना है। तो कुछ यहाँ पे जो आप है, लेकिन ये आपकी समटाइम्स आ सकती है कि स्वायत्त इनिशिएटिव ये किस चीज़ से रिलेटेड था, तो आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म आपको याद होगा तो आप ऐसे भी आंसर निकाल लोगे। तो कोई भी यहाँ पे एब्रिविएशंस आती है तो उसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप लोग एग्जाम में जो है बिग ट्रबल में फंस सकते हो। ओके, सो गाइज यहाँ पे आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के साथ। ओके,
सो चलिए जल्दी जल्दी ही टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स की पीटी 365 में बहुत सारी टॉपिक है, तो ये आपके बस अब तक जो 2-3 साल की होती है ना उसको लेकर चला जाता है, ठीक है। तो उससे आपका क्या है ना कि फंडामेंटल भी आपका यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है। तो प्लीज़ इसको भी ध्यान से पेशेंस रख के पढ़िए, सुनिए, जिससे कि आपकी बिल्डअप हो पाएगी, हर एक स्कीम को आप डीपली यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।